स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अगला जो टॉपिक है चैप्टर 4 का जनन स्वास्थ्य का गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या विस्फोट से कारण, समस्याएं और उसका नियंत्रण। उसके नियंत्रण में जो सबसे प्रमुख उपाय था वो गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण उपाय है। यह किस प्रकार से कर सकते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से जन्म दर को घटा करके हम जनसंख्या विस्फोट से बच सकते हैं और जनसंख्या विस्फोट से होने वाले समस्याओं से बच सकते हैं, इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसके बारे में कुछ जानकारियाँ प्रत्येक व्यक्ति को होती है, उसी को थोड़ा विस्तारित रूप देते हुए आपको मैं बताऊंगा। तो यह 3 प्रकार से जन्म नियंत्रण किया जा सकता है। एक होता है प्राकृतिक विधि, जिसको ये नेचुरल मेथड है या ट्रेडिशनल मेथड, नेचुरल मेथड है या इसको हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं। दूसरा होता है वो होता है रासायनिक विधि, रासायनिक विधि या ये केमिकल तरीके हैं, केमिकल मेथड है, रासायनिक विधि है, जिसको हम केमिकल मेथड कहते हैं। और तीसरा जो विधि है वो है बैरियर या इसको रोध विधि कहते हैं। रोध या बैरियर विधि, बैरियर विधि जिसको बैरियर का कार्य करता है, रोकने का कार्य करता है। यह फिजिकल मेथड है जो रोकने का कार्य करता है और रोध पैदा करने का कार्य करता है। तो ये 3 मेथड हैं जिनके द्वारा हम जन्म नियंत्रण कर सकते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहला है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि से तात्पर्य है कि इसमें हम किसी रासायनिक पदार्थ का या किसी फिजिकल संरचना का या फिजिकल वस्तु का उपयोग नहीं करते। आप सामान्य से जानते हैं बात कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलते हैं तो ये जाइगोट होता है। तो इस शुक्राणु और इस अंडाणु के मिलने से जाइगोट बनता है और यही जाइगोट भ्रूण में या चाइल्ड में विकसित होता है, बच्चा बनता है। तो इस विधि में हम उसका उपयोग करते हैं कि दोनों को मिलने से रोकते हैं। और दोनों को मिलने से रोकने का मतलब उसमें कोई रासायनिक विधि या कोई अवरोध नहीं लगाते हैं, बल्कि इन बात को जानते हैं कि कब ओवम बनता है, कब शुक्राणु बनता है और दोनों किस प्रकार से मिलते हैं। तो हम इसके मिलने के जो समय है उसको रोक देते हैं। अब इस विधि में हम क्या करते हैं, आप देखेंगे कि सबसे एक जो इसमें प्रमुख चीज होता है और वह होता है कि आवधिक संयम कहते हैं। आवधिक संयम, पीरियाडिक। इसमें जो आवधिक संयम का मतलब है कि पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, आवधिक संयम कि आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, उसके 7 दिन के आसपास के बाद, यानी 1 से 7 दिन तक ये सुरक्षित पीरियड होता है। 7 दिन से लेकर के करीब 17 दिन, लेकिन हम इसमें 20 दिन ले लेते हैं।
मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के ऋतुस्राव के प्रथम दिन से लेकर के 7 दिन तक सुरक्षित है। इस 7 दिन से 20 दिन के बीच में ओवम का निर्माण होता है और 15वें या 16वें दिन ओवम अंडाशय से निकलता है, अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है। तो अगर 7 से 20 दिन के बीच में हम मैथुन क्रिया न करें, वीर्यसेचन न करें, तो शुक्राणु अंडाणु से नहीं मिल पाएंगे और जाइगोट नहीं बनेगा, निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो इस बीच में हम संयम रखते हैं, इस बीच में हम निषेचन क्रिया, मैथुन क्रिया नहीं करते हैं और बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा होता है कि स्तनपान बहुत ही प्रमुख और बिल्कुल सामान्य, जिसमें कुछ नहीं करना है। बच्चे के जन्म से लेकर के 4 से 6 महीने तक अगर माता स्तनपान कराती है तो उस समय कुछ ऐसे हार्मोन्स उसमें सिक्रेशन होते हैं कि उनमें जो अंड निर्माण की प्रक्रिया है, उस अंड निर्माण की प्रक्रिया को रोक देते हैं और अंड निर्माण की प्रक्रिया जब रुक जाती है तो अंडा नहीं बनेगा और फिर निषेचन नहीं होगा, फिर बच्चे उत्पन्न नहीं होंगे। तीसरा जो कारण है वो है अंतरित मैथुन। अंतरित मैथुन का तात्पर्य है कि नर जब मैथुन क्रिया के अंतिम चरण में वीर्यसेचन करता है, वीर्य का स्खलन करता है मादा की योनि में, तो अगर अंतिम चरण में मैथुन क्रिया के वह अपने लिंग को वैजाइना से बाहर, योनि से बाहर निकाल ले और बाहर वो स्खलन कराए, वैजाइना में न कराए, तो फिर शुक्राणु अंदर नहीं जाएंगे वैजाइना में और निषेचन क्रिया नहीं होगी और यह बर्थ कंट्रोल हो सकता है। लेकिन ये जो तीनों उपाय हैं वो 100% श्योर नहीं है, क्योंकि अब स्खलन से पहले भी कुछ शुक्राणु निकल सकते हैं या स्तनपान कराते समय भी कुछ ओवम बन सकते हैं, या अवधिक संयम जो 7 दिन से 20 दिन के बीच में रखते हैं उसके बीच में भी ओवम एक आध दिन अधिक भी जीवित रह सकते हैं, थोड़ा एक दिन पहले भी बन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों जो विधि है, प्राकृतिक विधि, वो 100% वो रोकने वाली नहीं है। फिर भी इसके द्वारा हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी जो विधि है वो है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज करते हैं, दवा का यूज करते हैं, जिसके द्वारा हम रोक सकते हैं, बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं, गर्भ निरोध कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी जेली एवं क्रीम आती है कि ये जेली क्रीम यदि वजाइना के अंदर लगा दें, लिंग पर लगा दें, तो ये शुक्राणु को नष्ट कर देती है और निषेचन से रोक देती है। इसी प्रकार से फोम है तो कुछ ऐसे फोम पाउडर आते हैं जो शुक्राणुओं को मारने का कार्य करते हैं और या शुक्राणुओं को योनि में ऊपर बढ़ने से रोकते हैं, जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है, निषेचन हो सकता है। कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो शुक्राणुनाशक होते हैं, शुक्राणुओं को योनि में ऊपर बढ़ने नहीं देते हैं और शुक्राणु को नष्ट कर देते हैं, जिससे निषेचन क्रिया रुक जाती है। तो ये रासायनिक कुछ पदार्थ हैं, जेल एवं क्रीम है, फोम पाउडर है, शुक्राणुनाशक पदार्थ हैं, जो कि निषेचन को रोक करके बर्थ कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। आप जानते हैं कुछ इस प्रकार की गोलियां भी आती हैं जिनको कहते हैं गर्भ निरोधक गोली। गर्भ निरोधक गोली, ये गर्भ निरोधक गोली पिल्स कहलाती हैं।
जिसमें कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स होते हैं जो या तो ओवम को बनने नहीं देंगे, और ओवम जब नहीं बनेगा तो निषेचन क्रिया नहीं होगी, या तो गर्भाशय की दीवार को तैयार नहीं होने देंगे गर्भधारण करने के लिए। ऐसे गोलियों को गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। अब ये गर्भ निरोधक गोली में होता क्या है कि या तो प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन, ये दो ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनका उपयोग करते हैं। जैसे आप जानते हैं एक माला डी गर्भ निरोधक गोली थी जो 7 से 21 दिन तक खाई जाती है। ऋतुस्राव के 7वें दिन से लेकर 21 दिन तक के बीच में रोज एक गोली खाई जाती थी। इसको माला डी नाम था। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नामक हार्मोन है जो ओव्यूलेशन को रोकते हैं, ओवम के निर्माण को रोकते हैं और इस प्रकार से गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं। इसी प्रकार से एक सहेली नामक दवा है, पिल्स है, गोली है, जो हफ्ते में केवल एक बार खाई जाती है और बहुत ही प्रभावी यह गर्भ निरोधक गोली है, जिसमें एस्ट्रोजन पाया जाता है और इसका निर्माण सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में किया गया था और सर्वाधिक यूज होती है सहेली, जिसमें जो हार्मोन्स होता है वो स्टेरॉयड, गैर स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड नहीं है इसलिए नुकसान भी कम करता है, गैर स्टेरॉयड हार्मोन होता है, इसको खाते हैं। इसके अलावा एक हार्मोन होता है कैप्सूल, नारप्लांट कैप्सूल, नारप्लांट कैप्सूल। इस कैप्सूल की विशेषता यह है कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है हार्मोन, और इस कैप्सूल को आप त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं तो 5 वर्ष तक ये धीरे धीरे स्रावित होता रहता है और 5 वर्ष तक ओवम का निर्माण को रोकता है, अंडाणु के निर्माण को रोकता है और आपका निषेचन क्रिया नहीं हो सकती। क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि ये जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिसमें प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं, तो ये माला डी जो क्रमिक लिया जाता है, 7 से कई दिन डेली लिया जाता है, और सहेली जो आपका प्रत्येक सप्ताह में एक लिया जाता है, या नारप्लांट कैप्सूल जो त्वचा के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं और इस प्रकार से गर्भ निरोधक का कार्य करते हैं। तीसरी जो विधि है गर्भ निरोधक की वो है बैरियर रोधक। यह भी एक प्रमुख विधि है, रोधक या बैरियर का कार्य करते हैं। तीसरी विधि इसमें करते क्या है कि विभिन्न प्रकार के अवरोध उत्पन्न करते हैं। जैसे एक इसमें आता है, आप जानते हैं, वो होता है निरोध, कंडोम। ये जो होते हैं लेटेक्स के या रबड़ के बने होते हैं, जो पुरुष भी यूज करते हैं। मैथुन क्रिया से पहले अपने लिंग के ऊपर इसको लगा करके आवरण लगा लेते हैं, जिससे जो वीर्य से स्खलन होता है उसी के अंदर रह जाता है और यूरिन में नहीं जाता है। या जैसे ये इस तरह के होते हैं, या महिलाओं में एक डायाफ्राम या सर्वाइकल टोपी, सर्वाइकल टोपी, सर्वाइकल कैप, जो ग्रीवा टोपी कहते हैं, ये जो मुख होता है यौन का, इसी पर इसको लगा देते हैं। तो ये सर्वाइकल टोपी या डायफ्राम भी ये जो पुरुष का कंडोम है उसी प्रकार से कार्य करता है
और गर्भाशय के होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जो शुक्राणु जाते हैं उसको जाने से रोक देता है। तो इस प्रकार से ये बैरियर का काम करते हैं पुरुष का कंडोम या डायफ्राम या सर्वाइकल कैप जो रबर या लेटेक्स के बने हैं। ये भी बहुत प्रभावी उपाय है। दूसरा है तो एक तो ये निरोध हो गया, दूसरा महिलाओं में डायाफ्राम या ये सर्वाइकल टोपी हो गया जो बिल्कुल इसी तरह से सर्वाइकल टोपी इस तरह से होती है या जो डायफ्राम होता है वो इस तरह से होता है। तो ये दो विधियां होती। तीसरा जो विधि होता है इंट्रायूटेराइन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, अंतः गर्भाशयी युक्ति IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के वस्तुएं होती हैं, विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो गर्भाशय के अंदर रोपित करके और निषेचन से रोकती है जिससे बर्थ कंट्रोल हो सकता है। अब इसमें आप देखेंगे कॉपर टी बहुत ही प्रमुख एक डिवाइस है। ये कॉपर का अवमोचन करता है, कॉपर का अवमोचन करता है अर्थात इस पदार्थ में ये टी आकृति का होता है जिसको गर्भाशय के अंदर आरोपित कर देते हैं और इसमें एक धागा नुमा लटका रहता है और ये जो टी आकार का है ये बना रहता है कॉपर का जो कॉपर को मुक्त करता है और उस शुक्राणुओं को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से एक ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार से ये कुछ हार्मोन ये कॉपर को अवमोचित करता है, कुछ हार्मोन अवमोचित करने वाले हैं डिवाइस जो हार्मोन्स को अवमोचन करेंगे जैसे प्रोजेस्टार्स क्या है? प्रोजेस्टार्स क्या है? ये हार्मोन्स निकालने वाले यह अंतःगर्भाशयी IUD है जो हार्मोन्स का स्राव करेगा और निषेचन को या प्रेगनेंसी को रोकेगा। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी होते हैं इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिससे जैसे मल्टी लोड है तो इनका उपयोग हम 5 वर्ष तक 7 वर्ष तक कर सकते हैं। कॉपर टी का, मल्टी लोड का या ये हार्मोन सेक्रेशन करने वाले प्रोजेस्टार्स का। अब जितने ये भी आपको हमने बताया है गर्भनिरोध के उपाय, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे रासायनिक हो या चाहे ये बैरियर वाले हो, इन सब का आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम भी हैं। और दुष्परिणाम यह है कि चूँकि यह एक प्राकृतिक जो कार्य है या प्राकृतिक संरचना है उसको रोकने का कार्य करता है तो निश्चित रूप से इसके कुछ दुष्परिणाम भी होंगे, जैसे महामारी का अनियमित होना, पेट में दर्द होना, जी मिचलाना, वजन का बढ़ जाना। ये सब इन गर्भ निरोधक जो उपाय हैं इनके दुष्परिणाम हैं। और गर्भ निरोधक जो उपाय हैं उसमें किसको यूज करना चाहिए, क्या उसकी विशेषता होनी चाहिए, इसके बारे में भी आप जान लें कि वह सर्वसुलभ होना चाहिए, वह कम से कम नुकसान करने वाला होना चाहिए, वह आसानी से हैंडल हो सके ऐसा होना चाहिए, ऐसे और वह 100% बर्थ नियंत्रण कर सके ऐसा होना चाहिए। ऐसा गर्भ निरोधक हो, उसकी विशेषता हो, उसको यूज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जन्म नियंत्रण और जनसंख्या विस्फोट को आप इन तीनों विधियों से नियंत्रित कर सकते हैं। अगले टॉपिक में अध्ययन किया जाएगा, बताएंगे आपको। धन्यवाद।